एमपी वर्ग 3 वालों, डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, शुरू के आप 5 मिनट मुझे देना, उसके बाद आपका खुद ब खुद जो है आप जान जाओगे कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। सामाजिक विज्ञान में फ्रेंच क्रांति जुड़ी हुई है, तो उसमें आपको डरना नहीं है। मैं आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ वो करना है बस। आपका जो है क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएगा। फ्रेंच क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक निरंकुश राजा होता है, उसका नाम क्या रहता है? लुई 16, लुई 16वां। लुई 16वां इस राजा का नाम रहता है, ठीक है। ये निरंकुश हो जाता है, मतलब कि ये डिक्टेटर टाइप का हो जाता है, तानाशाह टाइप का। इसका जो मन आता है वो करता है, मनमानी करने लगता है। जो है फ्रेंच समाज देखो 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, ठीक है। तो प्रथम वर्ग में जो है बहुत ज़्यादा अमीर लोग आते थे, द्वितीय वर्ग में पादरी। तो पादरी और अमीर वर्ग को मिलकर प्रथम और द्वितीय वर्ग बना हुआ था। मेनली रूल यही लोग कर रहे थे, ठीक है। और तृतीय वर्ग आम मजदूर लोग थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी इनके राज्य में। तो एक दिन ये लोग परेशान होकर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, इसके किले के ऊपर। लुई द 16 के नाम से इसको जानेंगे, लुई 16वें को। तो लुई द 16 के बस्तील किले, किले का नाम था बस्तील, अभी आगे अपन समझेंगे। तो उस किले पर अटैक कर देते हैं और फ्रांस क्रांति की शुरुआत हो जाती है। वो डेट थी 1789, ठीक है। ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे। अब सुनिए, ये वीडियो किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये वीडियो आपका जो जहाँ भी सामाजिक विज्ञान ऐड होता है, जैसे आपका जो एग्ज़ाम है ये वर्ग 3 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसके अलावा आपका बिजली विभाग में जो पेपर होता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब में। और इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में भी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से लिंक डाउनलोड कर लेना, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। लिंक को टच करेंगे जैसे ही, और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी जैसे ही वीडियो खत्म होगी। ये टॉप 400 वीडियो की सीरीज है, इससे बाहर फ्रेंच क्रांति में एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये पहला पार्ट है फ्रेंच क्रांति का, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच क्रांति किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो मैंने आपको बताया लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है, फ्रेंच क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी? मैंने बताया ना, बेस्टिल का किला। ये किले का नाम है जिसमें लुई द 16, लुई 16वां रहता था। और ये डेट थी 14 जुलाई 1789। डेट जरूर याद रखिएगा, 14 जुलाई 1789 को बस्तील के किले पर ये तीसरे वर्ग के लोगों ने हमला किया था, क्योंकि तीसरे वर्ग के लोग ही सबसे ज़्यादा परेशान थे और संख्या में भी सबसे ज़्यादा यही लोग थे। तो इन्होंने अटैक किया बस्तील के किले पर और फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हो गई, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो फ्रेंच समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था? 3 वर्गों में। पहला वर्ग पादरी वर्ग था, पादरी मतलब जो पूजा पाठ कराने वाले। दूसरा कुलीन मतलब कि राजा लोग, अमीर लोग थे, ठीक है। और तीसरा सामान्य लोग थे, सबसे ज़्यादा यही थे, लेकिन इनके ऊपर रूल ये दोनों कर रहे थे। ये मान लीजिए 90%, ये दोनों 10% ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी रूल यही लोग कर रहे थे, इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। और एक दिन पाप का घड़ा फूटा और 14 जुलाई 1789 को जो है इन्होंने अटैक कर दिया तीसरे समाज वालों ने। अब देखिए उनके कुछ नेता भी रहे होंगे, तीसरे वर्ग के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो मैरबो, अब्बेसियेज, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। इसका जो टाइम पीरियड है ना, अभी अपन देखेंगे कि एक आतंक के नाम से जाना जाता था, आतंक का शासन जो है, रेन ऑफ टेरर बोला जाता था जब ये राजा बनता है रॉबेस्पियर। इसने एक, अभी अपन देखेंगे, इसने एक डिवाइस बनाई थी, गुलेटिन नाम की डिवाइस थी। उसमें जो है मुंडी अंदर डाल के और ऊपर से ब्लेड गिराया जाता था और मुंडी कट जाती थी। तो बड़ा ही खतरनाक आदमी था, इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए ये जैसे यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, तो इस अगर आपके पास ये पीडीएफ है तो इसमें जैसे ही आप टच करेंगे आप यूट्यूब चैनल पे पहुँच जाएंगे। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और अगर आप ये वीडियो मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से आपको करना है, ऐसे ही ऑथेंटिक कंटेंट के लिए, ठीक है। फ्रांस की क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। रूसो एक दार्शनिक थे, इन्हें फ्रांस की क्रांति की जननी कहा जाता है। और इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब भी लिखी है। तो पूछेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब किसने लिखी है? तो रूसो ने लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेविएथन नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो थॉमस हॉब्स ने लिखी है। बिल्कुल इसमें फैक्ट ही फैक्ट है, आप फैक्ट बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्पिरिट ऑफ लॉ किताब के लेखक कौन है? तो मोंटेस्क्यू, बड़े ही फेमस दार्शनिक और लेखक हुए, तो उन्होंने लिखी है स्पिरिट्स ऑफ लॉज, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका डिक्लेरेशन ऑफ द, ये थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन कब घोषित किया गया? 29 अगस्त
1789 को किया गया। तो ये डेट जरूर याद रखिएगा। कौन सा? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, मतलब यहाँ पर वुमेन की बात नहीं की गई है। तो जब इनको लुई द 16 से भी छुटकारा मिलता है ना, फिर भी महिलाओं को इन्होंने बराबर के अधिकार नहीं दिए थे। देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो सिटीजन में भी ये वुमेन्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहे थे। बेसिकली बात ये थी तो वुमेन्स को बहुत बाद में जो है समानता मिली हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हजारों एग्जाम में आ चुका है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे यहाँ भी अगर पूछता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना में जो जोड़ा गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया है। बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो बेस्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाएंगे, क्योंकि 14 जुलाई को ही 1789 को बेस्टिल के किले पर हमला किया गया था। 1789 लिखा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा जरूर मैंने है, वर्ग 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो जिनमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, नेशनल असेंबली की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी, याद रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेंबली के गठन की प्रतिज्ञा को क्या कहा जाता है? टेनिस कोर्ट शपथ कहा जाता है। क्या टेनिस कोर्ट शपथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने नेशनल असेंबली के गठन के लिए जो यहाँ पे जो है धरना वगैरह दिया था, इसलिए इसको टेनिस कोर्ट शपथ कहा जाता है। तो पूछेगा टेनिस कोर्ट शपथ का संबंध किससे है? तो नेशनल असेंबली के गठन से है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, मारिया एंटोनेट कौन थी? तो मारिया एंटोनेट लुई 16वें की पत्नी का नाम था मारिया एंटोनेट, याद रखना, ठीक है। अगला है, लुई 16वें को कब मृत्युदंड दिया गया था? तो ये क्या है, लुई 16वां जो है, अब इसको जब हटाए गए थे ना, तो पूरी तरह से नहीं हटाया गया था। लुई 16वां को जब बेस्टिल किले पर आक्रमण किए तो राजा बना रहने दिया गया था, ठीक है। लेकिन बोला गया था कि तुम राजा रहो, लेकिन अब हम भी वोट में बराबर के अधिकारी होंगे। पहले क्या है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को ज़्यादा वोटिंग राइट थे, तृतीय वर्ग को बिल्कुल भी वोटिंग राइट नहीं थे। तो क्या किया गया था, जब बेस्टिल किले पर हमला किया गया तो राजा जो लुई 16वां था, ये इस पर सहमत हो गया था कि अब तुमको भी बराबर के वोटिंग राइट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे और तुम्हारी भी प्रशासन में हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन ये अंदर ही अंदर क्या करता था कि अपना जो पुराना पावर था उसको वापस पाने की कोशिश करता था। तो आसपास के राजाओं को मिलाने की कोशिश किया। तो क्या हुआ, एक बार युद्ध हुआ और ये हार गए, तो ठीक है। तो लुई द 16वें को फांसी की सज़ा फिर दी गई थी। और वो डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 1793 की वो डेट थी जब लुई द 16 को फांसी की सज़ा दी गई। फ्रांस को गणराज्य कब घोषित किया गया? ये डेट भी आप याद रखिएगा, 22 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणराज्य घोषित किया गया। अगला है, मैंने बोला था ना, राइन ऑफ टेरर लिखा गया है, रूल ऑफ टेरर भी आप पढ़ सकते हैं, रून ऑफ टेरर भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो रॉबेस्पियर था ना, इसी के शासन को, जब ये 1793 से 1794 के टाइम पर था, तो रॉबेस्पियर के शासन को ही आतंक का शासन कहा जाता था, आतंक का शासन, ठीक है। अगला है, गुलेटिन क्या है? मैंने आपको बताया था ना, गिलेटिन पूछेगा आपसे, गिलेटिन क्या है? तो गिलेटिन है एक प्रकार का मृत्युदंड देने वाली मशीन। आपने देखा होगा ना, ऐसे जो है एक मशीन रहती थी, उसमें एक ऐसे ऐसे जगह बनी रहती थी और ऊपर से ऐसे मुंडी ऐसे फंसाते थे लोगों का, ऊपर से ऐसे फिक्स कर देते थे और फिर वो ब्लेड आएगी ऊपर से और खट्ट से मुंडी काट देगी, मुंडी इधर गिर जाएगी। वही ना मशीन थी गुलेटिन, ठीक है। और गिलेटिन की खोज किसने की थी? तो ये इन्हीं के नाम पर पड़ गया, डॉक्टर जोसेफ गिलेटिन ने खोजा था, इन्हीं के नाम पर पड़ गया। और जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था? तो यही मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था, ठीक है, जिसके शासन को आतंक का शासन कहा जाता था। ये किस क्लब का था? याद रखना, जैकोबिन क्लब का था, ये जैकोबिन क्लब का था रॉबेस्पियर, ठीक है। अगला क्या है, डायरेक्टरी रूल की स्थापना कब हुई? 1795 में हुई थी डायरेक्टरी रूल की स्थापना। तो डेट जरूर याद रखेंगे। डायरेक्टरी शासन कितने सदस्यों का होता था? तो डायरेक्टरी शासन जो है 5 सदस्यों का होता था। पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फैक्ट है इसमें, ठीक है। डायरेक्टरी शासन कब समाप्त हुआ? 1799 में डायरेक्टरी शासन समाप्त हो गया था। फ्रेंच क्रांति के दौरान महिलाओं का मार्च कब शुरू हुआ? महिलाओं का मार्च अक्टूबर 1789 में शुरू हुआ था, फ्रेंच क्रांति के दौरान, याद रखना। और महिलाओं का मार्च कहाँ से शुरू किया गया और कहाँ तक गया, अगर आपसे पूछता है, तो महिलाओं का मार्च पेरिस से वर्साय तक गया था, ठीक है, 1789 में ही, अक्टूबर 1789 में। किस महिला ने महिलाओं को संगठित किया था? तो ओलंप डी गॉज, याद रखना, इन्होंने महिलाओं को जो है संगठित किया था। ओलंप डी गॉज ने किस अधिकार की घोषणा की थी? तो इनके अधिकार का जो है नाम था, देखिए यहाँ पर वुमेन की बात की गई है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि वहाँ पर सिटीजन की बात की गई थी जिसमें मेल के राइट की बात ही की गई थी। तो ओलंप टेगोज ने किया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन, ठीक है, याद रह जाएगा।
रॉबेस्पियर की मृत्यु कब हुई थी? इसको एक्चुअली में मृत्यु दंड ही दिया गया था जुलाई 1794 में। नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कब किया? 1789 में। नेपोलियन बोनापार्ट एक जो है डिक्टेटर टाइप का था, लेकिन ये जो है बहुत ही महान शासक था, ठीक है। तो इसने अपने शासनकाल में जो है बहुत सारे युद्ध लड़े और बाहर के देशों को भी जीता, लेकिन ये हारा नहीं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जबकि उल्टा होना चाहिए ना, नेपोलियन तो अभी का है, समुद्रगुप्त हमारा बहुत पहले कर चुका है। तो नेपोलियन को बोलो ना कि ये जो है फ्रांस का समुद्रगुप्त है। तो अंग्रेज़ों ने हमारा ब्रेन वॉश ऐसा किया है कि ये अपने यूरोपियन लोगों को ज़्यादा भाव दिया है हमारे यहाँ, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को हमारे बोलते हैं भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, ठीक है। तो याद रखना, फैक्ट तो फैक्ट है। तो आपके एग्जाम में आएगा भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त लगा देना, ठीक है। फ्रेंच क्रांति कितने चरण में हुई थी? तो 3 चरण में, याद रखना। स्टेट जनरल का अंतिम सत्र कब बुलाया गया था? तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अंतिम सत्र बुलाया गया था। स्टेट जनरल में तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था? जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि हैं उन्हें कॉमन्स कहा जाता था, क्योंकि वो कॉमन पीपल थे। मैंने बताया था ना, वर्ग 1 पादरियों का, वर्ग 2 कुलीन लोगों का, और वर्ग 3 जो था वो कॉमन्स था, ठीक है, याद रखना। क्रांति की शुरुआत में सबसे पहले कौन सा कर हटाया गया था? तो टाइथ। क्रांति की शुरुआत में टाइथ नाम का एक कर था, जो कि एक चर्च लेता था, पादरी लोग लेते थे। ये टाइथ क्या था? एक कर था जो कि चर्च लेता था, उसको हटा दिया गया था। क्रांति के दौरान जनरल विल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रूसों ने क्रांति के दौरान जनरल विल नाम का शब्द का प्रयोग किया था, याद रखना। और फ्रांस में प्रथम गणराज्य की स्थापना 1792 में हुई, देख चुके हैं। लुई द 16 के बाद किसने सत्ता संभाली थी? तो डायरेक्टरी शासन आया था, उसके बाद नेपोलियन आ गया था। तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। फ्रेंच क्रांति के कारण कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधियां प्रभावित हुई थी? तो यूरोपीय गठबंधनों और नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। फ्रेंच क्रांति के कारण कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधियां प्रभावित हुई? तो यूरोपीय गठबंधनों और नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हो गई थी, याद रखना। फ्रेंच क्रांति का प्रभाव भारत पर पड़ा या नहीं? हाँ, भारत में राष्ट्रवाद की भावना फैली थी। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में फ्रेंच क्रांति की जो है फ्रेंच क्रांति का प्रभाव पड़ा था, और भारत में राष्ट्रवाद नाम की भावना जो है ना, वो फ्रांस से ही विश्व में हर जगह पर फैली थी। तो ये जरूर याद रखना। फ्रेंच क्रांति का वैश्विक संदेश क्या था? लोकतंत्र और समानता का प्रचार। फ्रेंच क्रांति में जो है बहुत उतार चढ़ाव के बाद ही जो है लोकतंत्र बहाल हुआ और समानता का प्रचार हुआ था। तो ये पहली दफ़ा था, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, आप लोगों के लिए। अगला, फ्रांसीसी क्रांति के समय मुद्रा की स्थिति क्या थी? तो भयंकर आर्थिक संकट में थी मुद्रा की स्थिति, ठीक है। अगला है, किस वर्ग को बर्जुआ कहा जाता था? तो बर्जुआ जो है मध्यम वर्ग को कहा जाता था, याद रखना। बुर्जुआ जिसे मध्यम वर्ग को कहा जाता था। नेपोलियन ने फ्रांस को किस प्रकार का शासन दिया? तो सैन्य तानाशाही का शासन दिया। मैंने आपको बताया था कि डिक्टेटर था ये। नेपोलियन ने कौन सा कानून कोड लागू किया था? तो नेपोलियन कोड लागू किया था इसने, और कब किया था? नेपोलियन कोड इसने 1804 में लागू किया था, याद रखना। फ्रांस की क्रांति के समय प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? तो जनता का मित्र कहा जाता है, और इसे फ्रेंच लैंग्वेज में ला एमी डी पीपले कहा जाता था। पीपल से निकला हुआ है, मतलब जनता का मित्र कहा जाता था, याद रखना, ठीक है। इस समाचार पत्र के लेखक कौन थे? तो इस समाचार पत्र के लेखक थे जॉन पॉल मराट थे, जॉन पॉल मराट, ठीक है, याद रखना। कौन सा क्लब धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला था गिरोंडिस्ट क्लब, याद रखना। जैकोबिन क्लब तो रॉबेस्पियर वाला था, जिसे आतंक का शासन कहा जाता था, वो जैकोबिन्स क्लब था। और ये जो है ये किसका था? ये था धनी वर्ग लोगों का, धनी लोगों का, कुलीन लोगों का था गिरोंडिस्ट क्लब, ठीक है। उस टाइम पे क्लब बना करते थे। फ्रेंच क्रांति से जुड़ा जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार से कौन जुड़ा है? ठीक है, तो सितंबर नरसंहार जो है, जैसे हमारे यहाँ जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था ना, वैसे ही फ्रेंच क्रांति के दौरान सितंबर नरसंहार हुआ था 1792 में। तो ये जरूर याद रखेंगे आप। और 49वां क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा सबक क्या था? तो राजा जनता के ऊपर नहीं होता है, ये फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा सबक था। और यहीं से सीखा लोगों ने कि राजा जनता से बड़ा नहीं हो सकता है कभी भी। राजा हमारे ऊपर निरंकुश होकर शासन नहीं कर सकता है, उसका जो मन होगा वो नहीं करेगा। ये जनता जो है, जनता ने अपनी पावर समझी थी, वो फ्रांसीसी क्रांति में ही समझी थी, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंच क्रांति की प्रेरणा कहाँ से आई थी? तो अमेरिकन क्रांति फ्रेंच क्रांति से जस्ट पहले हुई थी 1776 में, तो अमेरिकन क्रांति से ही प्रेरित था फ्रेंच क्रांति। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हुए हैं।
तो ये पहला पार्ट था। इसी तरह 50-50 क्वेश्चन करके डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि ये पूरा 400 क्वेश्चनों का सेट है मेरे भाई। ये देखो 400 क्वेश्चनों का सेट है और एक से एक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये पूरे सेट्स आपको मिलेंगे, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। और इतने डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। टॉप 400 क्वेश्चन मैं आपको फ्रेंच क्रांति के करवा रहा हूँ, ये देखिए, और डेली के डेली आपको मिलेंगे, ऐसा भी नहीं। तो ये पार्ट फर्स्ट था। मिलते हैं पार्ट सेकेंड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये देखिए जो है 400वें नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से मिली प्रमुख सीख क्या थी? तो जनता की शक्ति और लोकतंत्र की स्थापना। क्योंकि विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इस तरह से रिपीट होते हैं, वो थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देते हैं, ठीक है। जनता की शक्ति और लोकतंत्र की स्थापना, ये फ्रांसीसी क्रांति से हमने सीखा था। ये 400वें नंबर का आपका प्रश्न हो गया था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले पार्ट में मिलते हैं, क्योंकि जब ये इकट्ठा हो जाएगा ना, ये जब इकट्ठा हो जाएगा पूरा वीडियो, जैसे 5-6 वीडियो में ये पार्ट में इकट्ठा होगा, तो मैं इसका एक मैराथन वीडियो सबको ऐड करके भी आपके सामने परोस दूंगा, ठीक है। तो इकट्ठा वो 2-3 घंटे में, आप इसको 2 घंटे का वीडियो रहेगा, उसको रिवाइज भी आप कर सकते हो जाते टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।